जिसको पी के हुआ ना लफड़ा वो दारू नहीं पानी है, और जो लौंडा हाउस पार्टी ना करे बेकार उसकी जवानी है। माननीय योगी जी में और मुझ में कोई समानता नहीं है, हम बस उनके ही बाल नहीं है, मेरे ही बाल नहीं है, बस यही है। बरखा क्या है कि भैया नेपाल के रास्ते कश्मीर भाग गई। हम लोग सब कुछ इमेजिनरी करते हैं, तो डोंट थिंक कि ये सच कुछ भी सच्चाई है इसमें। हमारे राजा रवीश कुमार के सारे किरदार जो हैं वो काल्पनिक हैं। मैंने जर्नलिज्म की पढ़ाई की है, पत्रकार बनना था, लेकिन पत्रकार बनते बनते रियलाइज हुआ कि पत्रकार लोग एक्टर भी अच्छे होते हैं। इस दुनिया में जो भी आदमी गंजा है उसकी मिमिक्री में कर सकता हूँ। तो लल्लन टॉप की सारी जानकारी के लिए तो लल्लन टॉप का बेल आइकन दबाइए और उसकी सारी नोटिफिकेशन पाइए। दबाइए। हम कुछ पूछे कि आप ही लोग शुरू हो जाएंगे? संभाल लेंगे आप लोग? बहुत बहुत स्वागत है शुभांकित। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आपसे ऐसे पूछेंगे, का जी का हाल बा? मैं पहले बता दूं कि मैं एमपी से हूं, और जो ये मुझे करने की कोशिश कर रहे हैं वो मेरा कैरेक्टर है, तो ठीक बाजी। ठीक बाजी। पता नहीं सही है कि नहीं, मुझे नहीं पता। अच्छा, नहीं सही है, सही है, एकदम सही है, सही है ना? तो शुभांकित, आपका जो सबसे फेमस किरदार है जी, वो राजा रवीश कुमार है जी, है ना? आप लोग देखते हैं, सारे एपिसोड देख रखे हैं? कितने आ चुके हैं? ये वाले पक्के वाले हैं जो अभी बोले लास्ट में। कितने? 20? बहुत बहुत सही है यार, मतलब गिन भी रहे हो, सही है, एकदम सही है। तो शुभांकित, पहले तो आप ये बताइए कैसे शुरुआत हुई? शुरुआत कैसे हुई रवीश जी की, रवीश कुमार की? हाँ, तो हम लोग टीएफ में ऑलरेडी ठीक है, चलो उसके पहले आप लोग अगर थोड़ा, मैं कुछ कर देता हूं ताकि थोड़ा जो माहौल है थोड़ा ठंडा हो जाए। बरखा क्या है कि भैया नेपाल के रास्ते कश्मीर भाग गई। हाँ, तो ये इमेजिनरी है यार, हम लोग सब कुछ इमेजिनरी करते हैं, तो डोंट थिंक कि ये सच कुछ भी सच्चाई है इसमें। हमारे राजा रवीश कुमार के सारे किरदार जो हैं वो काल्पनिक हैं। काल्पनिक हैं? जी जी, बताइए, आप बताइए। तो वही है, मतलब सबको पता ही होगा आई थिंक कि ये कब आया। तो हम टीवीएफ में ऑलरेडी अर्नब गोस्वामी बना ही रहे थे एक, तो हमें लगा कि यार अंग्रेजी पत्रकार तो है लेकिन हिंदी पत्रकार का कुछ बन नहीं रहा है, तो उस समय लगा कि एक हिंदी पत्रकार भी होना चाहिए जो हमारे यूनिवर्स में अंग्रेजी पत्रकार को टक्कर दे पाए। तो हमने इसलिए उसका स्पूफ क्रिएट किया, और मेरी हाइट थी थोड़ी, रवीश जी भी जो जिनका मैं करता हूँ वो लंबे हैं, तो बस मैंने भी हाइट के हिसाब से कर लिया और आवाज़ पकड़ ली, और थोड़ा बहुत बिहारी बहुत सारे दोस्त थे तो उनसे थोड़ी बहुत वो लैंग्वेज सीख ली, पकड़ ली और बन गया, बस वैसा है। तो आपको पत्रकार बनना था क्या? मैंने जर्नलिज्म की पढ़ाई की है, पत्रकार बनना था, लेकिन पत्रकार बनते बनते रियलाइज हुआ कि पत्रकार लोग एक्टर भी अच्छे होते हैं। तो फिर मैं बोला कि यार एक्टिंग करते हैं ज़्यादा, तो वैसा है। मैं एक साथ कैमरे, जब तक मतलब एक शॉट में बोल नहीं पाता हूँ। पत्रकार क्या है कि कैमरा ऑन होता है तो एक साथ बोल देता है ना, वो हम कर नहीं पाते हैं, तो हमको लगा कि हमें कट चाहिए बीच में, तो इसलिए एक्टर बने। आप ये अक्सर पूछते हैं, का जी कौन जात है, ये सवाल क्यों पूछते हैं आप? नहीं, वही जैसा मैंने कहा कि वो जो काल्पनिक किरदार है वो ये सवाल पूछता है, मैं तो नहीं पूछता सर, बिल्कुल। आप नहीं पूछते? हाँ। अच्छा, तो कैसे आपने एकदम से ढाल लिया अपने आप को उस किरदार में? हमारा काम है आई थिंक ढालना। सिर्फ राजा रवीश नहीं ढाला है मैंने, बाकी भी किरदार जो करता हूँ कोशिश यही रहती कि ढाल लूँ। और बहुत अच्छी बात ये होती है कि हमारे जो स्क्रिप्ट राइटर हैं बहुत अच्छे हैं, तो वो लोग लिखते इतना अच्छा है कि किरदार अपने आप ढल जाता है। क्योंकि आप क्या होता है कि मिमिक्री सिर्फ
बिना कॉन्टेक्स्ट के, मतलब कुछ उसका अगर वो नहीं है, मतलब बैकग्राउंड नहीं है उस मिमिक्री का, तो आप सिर्फ मिमिक्री करेंगे ना तो ज़्यादा देर तक चलेगा नहीं। मतलब मैं आज अगर अमिताभ बच्चन की आवाज़ निकालना चाहूँ तो बिल्कुल निकाल सकता हूँ, उसमें कोई, लेकिन जब तक उसको एक परिवेश में नहीं डाला जाएगा, उसको एक बैकग्राउंड में, उसको एक कॉन्टेक्स्ट में नहीं किया जाएगा, वो आई थिंक वर्क नहीं करता है। तो आई थिंक आप अगर देखेंगे कि हमारी जो भी हम मिमिक्री करते हैं किसी भी किरदार की, मिमिक्री सेकेंडरी होती है, प्राइमरी उसकी स्क्रिप्ट होती है जो हम कहना चाहते हैं। तो आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है। बिना सर पैर की मिमिक्री आई थिंक वो कहीं जाती नहीं है। तो उसके पीछे एक वॉइस होनी चाहिए, आप कहना क्या चाहते हैं वो क्लियर होना चाहिए। आप किस किस की मिमिक्री करते हैं? मतलब मिमिक्री नहीं करता हूँ सर, वही मैं कह रहा हूँ कि जब तक स्क्रिप्ट होती है ना तो कुछ, मैं आई थिंक मैं आज सब ये यकीन करेंगे कि मैं महेंद्र सिंह धोनी जैसा ना बोलता हूँ ना उनके जैसा लगता हूँ, लेकिन क्या है कि स्क्रिप्ट ऐसी होती है ना, वो स्क्रिप्ट में बह जाता हूँ तो कर लेता हूँ। उधर से आवाज़ आ रही, धोनी जैसे लगते हैं। ठीक है, आप लोग कह रहे हैं तो अच्छी बात है, ये मतलब अगर लग रहा है तो ठीक है, बट मुझे ऐसा लगता है। तो हम लोग स्क्रिप्ट पे काम करते हैं, अपने आप किरदार पे काम हो जाता है, तो वो सेकेंडरी हो जाती है मिमिक्री। तो आपकी जो शूटिंग होती है ज़्यादातर मुंबई में होती है? हाँ बिल्कुल। तभी आप जो है हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका भी किरदार करते हैं। यार देखो, ऐसा है कि इस दुनिया में जो भी आदमी गंजा है उसकी मिमिक्री में कर सकता हूँ। तो यार तो माननीय योगी जी में और मुझ में कोई समानता नहीं है, हम बस उनके ही बाल नहीं है, मेरे ही बाल नहीं है, बस यही है। बताइए, ये पब्लिक मंच की मर्यादा। ये पब्लिक धोनी धोनी इतना क्यों कर रही है? धोनी सुन रहा भाई। बताइए आप। आपने गलत सुना, वो कुछ और बोल रहे हैं, छोड़िए, जाने दीजिए। क्या बोल रहे थे? हाँ? क्या कह रहे थे ये? अरे यार क्या, अब योगी, जिसको समझना है वो समझ चुका है, अब रहने दीजिए। आप उनके अंदाज में कुछ कहेंगे? किसके अंदाज में? योगी जी के अंदाज में। योगी जी के अंदाज में कह के फिर यहाँ से जा भी पाऊंगा ना? हाँ हाँ, चले जाएंगे। वो देखते हैं, वो ज़्यादातर इस तरह की उसको अप्रिशिएट भी करते हैं। मैं बहुत कर तो नहीं पाता, मगर यही अगर मैं बोलूं कि मैं उनकी मिमिक्री नहीं कर सकता तो मैं उनके लहजे में कहने की कोशिश करता हूं। मैं इस देश के, उत्तर प्रदेश के सभी लोगों को यह कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश आज जहां पहुंचा है वो हमारे कार्य की वजह से पहुंचा है। इतना ही कर पाता हूँ यार, बस ऐसा कुछ नहीं है यार, बहुत अच्छा मिमिक्री आर्टिस्ट नहीं हूँ मैं, बस वो स्क्रिप्ट अच्छी होती है, जैसा मैंने फिर से आपसे कहा। हाँ। अच्छा, जैसे ये पब्लिक खुद ही डिमांड कर दे रही है। आप सवाल पूछिए, उधर से आएगा कुछ। अच्छा, हाँ हाँ, आते हैं सब पे। आप लोग से भी सवाल लिए जाएंगे, बिल्कुल लिए जाएंगे, अपनी बारी का इंतज़ार कीजिए। शुभंकित, जैसे जैसे मैं आपके बारे में पढ़ता हूँ, तो जब आपके बाल झड़ने लग गए तो ऐसा हुआ कि माइंड में कि अब मैं एक्टर बनूंगा तो ये मेरे रास्ते में मुश्किल पैदा करेगा। क्या रोल होता है उसका? मतलब मैं सबको ही कहता हूँ, शुरू में ऑब्वियसली दिक्कत आएगी, आपको लगेगा कि यार आप मुंबई एक्टर बनने आए थे और आपके बाल जा रहे हैं, बड़ा ये मतलब छोटी सी प्रॉब्लम लगती है। आज सोचता हूँ तो बड़ी छोटी प्रॉब्लम लगती है। उस वक्त लगता था यार कि अरे एक्टर बनने आए और बाल जा रहे हैं, अब विलन का ही रोल मिलेगा, हीरोइन तो कोई आएगी नहीं, तो वैसा दिमाग में आता था। फिर मैंने एक घटना याद की मेरे बचपन की, जब एनुअल फंक्शन था, मैं केंद्रीय विद्यालय का छात्र हूँ, तो केंद्रीय विद्यालय में एनुअल फंक्शन हो रहा था और उस वक्त एक डांस में मैंने अपने बाल निकाल दिए, क्योंकि वो डांस था एक चतुर नार, आपने गाना सुना होगा अगर, पड़ोसन का जो गाना है, तो वो मुझे डांस करना था, तो मैंने वो उस पर पूरा बॉल्ड हो गया और एक चोटी लगा ली।
अब जब मैंने ये किया ना तो मुझे 2 रोल और मिल गए। एक मिल गया मुझे बौद्ध भिक्षु का रोल, जो अशोका का एक नाटक था। तो उस अशोका नाटक में जो बौद्ध भिक्षु अशोका को इंस्पायर करता है अस्त्र छोड़ने के लिए, तो वो मिल गया। उसके साथ मुझे दांडी मार्च में महात्मा गांधी मिल गया। तो मुझे लगा यार मैं गंजा हुआ तो मुझे 3 रोल मिल गया यार, मतलब मैं डांस भी कर लिया और महात्मा गांधी जी बन गया और मैं एक बौद्ध भिक्षु ही बन गया। तो फिर मैंने याद किया तो वो उसने उस इंसिडेंट मुझे कॉन्फिडेंस दिया है कि यार अगर उस वक्त मैं गंजा होने की वजह से 3 रोल पा सकता हूँ तो अब मुंबई में क्यों नहीं हो सकता ऐसा। तो आई थिंक वो एक इंसिडेंट मुझे याद है, तो वो काफ़ी हेल्प करता है फॉर मोटिवेटिंग मी। तो आपको जैसे आप सतना से हैं मूलतः। जी जी जी। सतना से मुंबई की जर्नी जो रही उसमें आपके हिस्से बहुत सारे किरदार आए। शुभांकित का पसंदीदा किरदार कौन सा है? मतलब अभी मैं ये बोलूँगा तो लगेगा कि मैं अपनी नई सीरीज़ का प्रमोशन कर रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है। तो सिक्सर एक सीरीज़ आई है मेरी जिसमें मैंने मैंने उसमें एक टेनिस बॉल क्रिकेटर का रोल अदा किया है जो मेरे बहुत करीब है। और वो किरदार इसलिए करीब है क्योंकि मैं बचपन से ही क्रिकेट इतना करीब रहा हूँ क्रिकेट के। तो मैंने एक क्रिकेट को एक लव स्टोरी लिखने की कोशिश की है, वो एक लव लेटर है क्रिकेट को, वो पूरी सीरीज़, मेरा ऐसा मानना है। तो आई थिंक वो किरदार जो है एक क्रिकेटर का, जो मैं बचपन से करना चाहता था और बचपन से क्रिकेटर बनना चाहता था, तो आई थिंक वही है। बाकी मैं मेरी राइटिंग में कोशिश करता हूँ कि आपने जो भी जिया है अपने लोगों के साथ, लोगों की ज़िंदगियाँ देखी हैं, और वही होता है कि आप लिखते सिर्फ 3 महीने में ही हो, लेकिन वो 30 साल के किरदार जो आपने देखे हुए होते हैं, वो उन सारे किरदारों के ऑब्जर्वेशन आप उस 3 महीने की स्क्रिप्ट में डालते हो। तो आई थिंक वो लोगों को लगता है ऊपर से कि यार ये तो 3 महीने में लिख दिया इसने या 6 महीने में लिख दिया, बट उस 6 महीने की स्क्रिप्ट राइटिंग में आई थिंक 30 साल की या 25 साल की जो कहानी होती है वो होती है। तो वो आई थिंक हर राइटर वही फॉलो करता है। आप लिखते वाकई कमाल का है। आप जी जी। जो स्क्रिप्ट होती है, अगर आपको एक सिचुएशन दे दी जाए कि आप लल्लन टॉप में आए हैं, लल्लन टॉप अड्डा में, हाँ, और आपको अपनी रिपोर्टिंग वाले स्टाइल में बताना है, हाँ, कि हम यहाँ पे आए हैं, तो कैसे बताएंगे? पहले तो यार देखो, जो कपड़े पहने हैं उसमें बताना बड़ा मुश्किल है। जब तक कुर्ता और अंगौछा ये सब ना होगा तो बता नहीं पाऊंगा। आपके लिए अंगौछा तो अंगौछा अगर कोई हो इन तो कपड़ों में तो यार लल्लन टॉप की रिपोर्टिंग नहीं कर पाऊंगा मैं, आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, लल्लन टॉप की नहीं करेंगे, लेकिन आपका जो रवीश कुमार वाला है, रवीश कुमार वाला है, उसमें एक लाइन है, जो पहली लाइन जिसकी वजह से राजा रवीश कुमार बहुत फेमस हुआ और हमको लगा कि यार बनाना चाहिए। कई बार ना राइटर के लिए एक लाइन होती है और वो एक लाइन लगता है कि अरे यार ये कुछ तो बड़ा फनी आया है, और वो लाइन ना आपके उस किरदार का सुर बना देती है। मतलब आप समझ जाते हो कि ये किरदार क्या है, वो सुर बन जाता है। तो एक उसी की लाइन है, 2-3 लाइनें मैं आपको बताता हूँ खुद ही रवीश जी की स्टाइल में। तो वो हाउस पार्टी की एक लाइन है, तो उसमें राजा रवीश कुमार कहता है, जिसको पी के हुआ ना लफड़ा, जिसको पी के हुआ ना लफड़ा, वो दारू नहीं पानी है, और जो लौंडा हाउस पार्टी ना करे बेकार उसकी जवानी है। ये सारे ताली बजा रहे हैं, सारे हाउस पार्टी करते हो। और उसमें एक रवीश जी एक बार एक ढाबे वाले से पूछते हैं, जो राजेंद्र नगर हमारे यूपीएससी के गढ़ में एक ढाबा वाला है, तो उस ढाबे वाले का उधार बहुत सारे यूपीएससी के अफसरों ने, जो अफसर बन गए, उन्होंने चुकाया नहीं है। तो उस ढाबे वाले से जब रवीश जी पूछते हैं कि क्या जी तुम्हारा उधार नहीं चुकाया है, तो वो जवाब देता है ढाबे वाला कि रवीश जी, जब इस देश के अधिकारी लोग यूपीएससी करके नेता बन जाते हैं या ब्यूरोक्रेट बन जाते हैं, तो देश को किए वादे तक भूल जाते हैं, हमारे उधार क्या चीज़ है। तो ऐसे कुछ हैं, कुछ लाइनें ऐसी होती हैं जो कैरेक्टर का सुर बांध देती हैं। मंच की मर्यादा भी कुछ चीज़ है, बिल्कुल पूरा ख्याल रखा जाएगा। वो आप लोग को अलग से आप वापस ऑन करके देख सकते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं। तो वही है। हाँ, सिस्टम की तो देखो यार, सिस्टम की प्रॉब्लम हर वीडियो में इसलिए डालता हूँ क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं सिस्टम के मारे हैं। तो सिस्टम के बिना तो राजा रवीश कुमार अधूरा है। आते हैं, आपके पास आएंगे, आपके हिस्से के सवाल हैं हमारे खाते में। तो जैसे आप पॉलिटिकल सटायर भी करते हैं, आप
बच्चों पे भी जो मज़े लेते हैं, जैसे अभी मैं आपका एक वीडियो देख रहा था, उसमें आप टिकटॉकिया पीढ़ी कह रहे थे, क्या है वो टिकटॉकिया पीढ़ी? मतलब देखिए, मेरा ये पर्सनली मानना है, आप कई बार काम के लिए कुछ किसी का मजाक उड़ाते हो, बट ज़रूरी नहीं है कि आप पर्सनली भी उससे। तो मुझे लगता है कि आज हमारे देश में हर कोई अगर टिकटॉक वीडियो बना के या एक रील बना के अपने घर में खुश है और वो उसे खुशी दे रहा है, उसे एक सेंस ऑफ स्टारडम दे रहा है जो उसका हक है, तो उसमें कोई गलत नहीं है। बट हाँ, मतलब कई बार ऐसा लगता है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक मर्यादा से अलग चली जाती है, वहाँ पे ऑब्वियसली हमारा फ़र्ज़ बनता है उसको गलत कहना, जो हम सिर्फ टिकटॉक पीढ़ी के लिए नहीं, हम राजनीति के लिए भी कहते हैं, हम स्पोर्ट्स के लिए भी कहते हैं, हम सबको कहते हैं। तो जिस फील्ड में भी कुछ गलत हो रहा है, जो मर्यादा को लांघता है, चाहे वो मीडिया हो, राजनीति हो, हमारा तो काम ही है एज एन आर्टिस्ट उस पर सवाल उठाना और उस पर मजाक करना। हम एक बहुत पुरानी लाइन है, राइटर मुझे याद नहीं आ रहा है, बट मुझे वो लाइन बड़ी याद है कि अंग्रेजी में है वो, मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके कह देता हूँ कि अगर आपको सच कहना है, अगर आपको सच कहना है तो हंसा के कहिए, अगर हंसा के नहीं कहेंगे तो वो आपको मार देंगे। तो आई थिंक इफ यू वांट टू से द ट्रुथ, मेक देम लाफ एल्स दे विल किल यू। तो हमारा वही मकसद है कि सच कहना है तो हंसाइए। हंसी में अगर आप सच कहेंगे ना, सामने वाला सुनने वाला भी बोलेगा अरे वाह सही कहा है यार, मज़ा आ गया, क्या व्यंग है। वही सीरियसली कहता है कोई इंसान, अपने बड़े रौद्र रूप में कहता है तो लोग बुरा मान जाते हैं। तो हमारा काम एज अ कॉमेडियन सच कहना है, बट मज़े दिला के कहना है, तो वो हमारी कोशिश रहती है। आप हंसाते हैं जी,च कई बार आप डांटते भी हैं। किसे डांटा मैं? मतलब जैसे आप कहते हैं बेल आइकन दबाइए, कैसे कहते हैं वो? अब ये वापस अमित जी वाला है, बट हाँ वो एक लहजा बन गया, वो ऐसे ही हमने कर दिया था और हिट हो गया। वो तो कुछ ऐसा था कि आप लल्लन टॉप के दर्शकों के लिए बोल दीजिए कि लल्लन टॉप का बेल आइकन दबाइए। तो लल्लन टॉप की सारी जानकारी के लिए तो लल्लन टॉप का बेल आइकन दबाइए और उसकी सारी नोटिफिकेशन पाइए, दबाइए। तो ये वाला अमित जी है, पता नहीं मैंने ही गौर किया कि ये अमित जी करते हैं। तो मैंने अमित जी को एक मैडनेस देने की कोशिश की, जो कहीं ना कहीं एक अमित जी के अंदर एक मैडनेस है, वो मैडनेस ट्राई की और वो हिट हो गया यार। तो आप लोग पसंद करते हो, मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था यार कि ये मैडनेस समझ में आएगी लोगों को। नहीं, लोगों को समझ में, लोग वो एक आपका शो है क्यों बने करोड़पति, क्यों बने करोड़पति, हाँ कोई जबरदस्ती थोड़ी है भाई। वो हमें लगा यार कि जबरदस्ती करोड़पति क्यों बनाया जा रहा है सबको यार। आधे लोग तो सवाल ऐसे जवाब दे रहे थे उन्हें बनना भी नहीं है, तो हम लोग यार इस पर कुछ किया जाए। बहुत हिट रहा वो। हाँ, तो आप अमित जी की एक्टिंग करते हैं, तो कभी ऐसा हुआ कि उनकी तरफ से कहा गया कि यार ये लड़का है मेरी मिमिक्री करता है? या नहीं, मैं एक्चुअली मैं एक फिल्म कर रहा था 10वीं, तो मैं 10वीं जब शुरू हुई तो मुझे अभिषेक बच्चन के साथ मेरी मुलाकात हुई। तो मैंने डायरेक्टर को कहा कि यार सर अब अभिषेक भी हैं यहाँ पे, तो सच बताऊँ मैं ना अमित जी की मिमिक्री करता हूँ, तो प्लीज़ ऐसा ना हो ना कि मुझे आप फिल्म से निकाल दो, तो माफ़ करना सर। तो वैसी वाली चीज़ें आती हैं, बट आई थिंक जितना बड़ा स्टार होता है, जितना बड़ा वृक्ष होता है, जो जैसे अमित जी एक वृक्ष हैं बहुत बड़े, तो जितना बड़ा स्टार होगा, जितना बड़ा वृक्ष होगा, वो ऑफेंड नहीं होता है। तो आई थिंक किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है, आप जितने बड़े होते हैं उतने आप फॉरगिविंग होते हैं। तो आप अगर बड़े हैं तो अभी कोई मिमिक्री कर रहा है तो आई डोंट थिंक कि उसे फ़र्क पड़ता है। तो वही है ना कि बड़ा वृक्ष नहीं लोड लेता है कि उसमें कितने फल लगे हैं, उसको कहाँ से काटा जा रहा है, वो सबको माफ़ ही करता है। तो आई थिंक वाली चीज़ अमित जी में है। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ कि कभी वो बुरा मान जाएंगे उस चीज़ का, अगर देखेंगे भी तो। अच्छा, एक आध सवाल और मेरे, फिर हम पब्लिक के बीच चले। जी जी जी। जैसे आज जो आप किरदार निभाते हैं वो तो सबने देखा है, आप बहुत अच्छे वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हैं। जी जी। गुल्लक किसने किसने देखी है? इधर वालों ने नहीं देखी है? नहीं, गुल्लक तो आप सबकी कहानी है, आपने गुल्लक कैसे नहीं देखा होगा, सब घर की कहानी है। उसमें जो नरेशन है वो आपकी आवाज़ में। जी जी जी। वो कितना अलग था बाकी इन लेखनी से और एक्टिंग के काम से? देखिए, जब हम थिएटर कर रहे थे, नाटक करते थे हम, तो सबसे ज़रूरी एक फैक्टर था जो हर एक्टर का होता है ना कि यार मुझे इस चीज़ में तो अच्छा होना है। तो मेरा ये मानना था कि जब आप नाटककार हैं, अगर नाटक करते हैं, तो आई थिंक सबसे अच्छी चीज़ आपकी आवाज़ होनी चाहिए, जो सबको सिखाया जाता है कि अगर आप एक मंच पे हैं, नाटक के मंच पे,
तो हमें बोला जाता था कि यार ऐसी एक्टिंग करो, आपकी आवाज़ ऐसी हो कि माइक की ज़रूरत ना पड़े। और थिएटर में ये ट्रेंड है कि अगर माइक यूज़ करके प्ले किया जा रहा है तो बड़ा बुरा है उस एक्टर के लिए कि यार तुम्हें माइक की ज़रूरत पड़ रही है, आवाज़ तो ऐसी बुलंद होना चाहिए कि आखिरी वाला जो बैठा है स्टेज पे उसे भी सुनाई दे। तो आई थिंक थिएटर उसका बहुत, और हम अच्छी बात ये है कि हम हिंदी बेल्ट से आते हैं, एमपी में जहाँ सतना, जहाँ कोई एडल्ट्री नहीं है लैंग्वेज की, जहाँ पे कोई मिक्स नहीं है, वहाँ पे शुद्ध हिंदी बोली जाती है। और ऑडिटरी का शौक़ था, बचपन से निबंध लिख के उसे बोलने का, मंच पे जाके स्पीच देने का शौक़ था। तो आई थिंक आवाज़ वहाँ से मतलब आ ही गई। और थोड़ा बहुत जेनेटिक्स भी होता है कि आपके दादी की आवाज़ अच्छी है, आपके दादाजी की आवाज़ अच्छी है, तो कहीं ना कहीं आ जाता है, तो वाली चीज़ होती है। बट हाँ, ये अगर कहा जाए एक शब्द में तो ये हिंदी का प्यार है। मैं हिंदी से बहुत प्यार करता हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ मैं हिंदी पढ़ता रहूँ बहुत ज़्यादा। तो आई थिंक वो बचपन से आदत थी, तो हिंदी का प्यार है जो अच्छा ऑडिटर बना देता है आपको, आई थिंक। अब हम पब्लिक के हिस्से का सवाल ले लेते हैं। किसको किसको सवाल पूछना है? मिमिक्री मत करवाना यार। पीछे एक इनका बड़ा जबरा फैन है, उधर चली जाओ। हाँ, इनसे पूछ लो। हाँ, सर मेरा नाम आनंद है। हेलो आनंद। सर हम पूछ रहे थे कि किसी भी शो में जब आप रोल कर रहे होते हैं तो उस रोल से निकलना कितना टफ होता है जब आप उस रोल के अंदर होते हैं, तो एक्टिंग खत्म होने के बाद, वो शो खत्म होने के बाद? मैं तो यार देखो, कट निकलते ही निकल आता हूँ, कट बोलते ही निकल जाता हूँ मैं। तो मेरे को तुम नींद से उठाओगे, बोलोगे अरे सीन रेडी है, तो मैं नींद से उठ के कर लेता हूँ। अपनी अपनी प्रोसेस होती है यार, मतलब हर एक्टर का प्रोसेस अलग होता है। तो मेरा प्रोसेस वो नहीं है कि मैं किसी कैरेक्टर में घर जाने के बाद भी हूँ। हार्डली ऐसा कोई होता है कि जो घर जाने के बाद उस किरदार में रहता है। तो मोस्टली एक्टर कट बोलते ही किरदार से निकल आते हैं यार, जो मैंने देखा है। तो अपना अपना प्रोसेस है यार। तो आपने जो पूछा ना, बहुत सब्जेक्टिव सवाल है। हर एक्टर की प्रोसेस अलग होती है। मेरी प्रोसेस है, कट हुआ मैं किरदार से बाहर, एक्शन हुआ मैं किरदार में। तो वैसे प्रैक्टिस हो गई है, वैसी प्रैक्टिस की है यार। शुभांकित, मैं आपके पड़ोसी कटनी ज़िले से ही आता हूँ, रोहित अच्छा। नाम है मेरा। हाँ। तो मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे आप अलग अलग कैरेक्टर करते हैं, जैसे माही भाई का बहुत फेमस कैरेक्टर है आपका, तो ये अलग अलग माही भाई, अमित जी, और तो इसमें आप कैसे अपने आप को डालते हैं कि अलग अलग तरीके से, जो हर कोई अलग फील्ड से आता है, सॉरी एक स्पोर्ट से आते हैं, एक फिल्म इंडस्ट्री से आते हैं, तो उस प्रकार से आप कैसे उनको अपने कैरेक्टर में ढालते हैं? इसके पीछे एक कहानी है, वो कहानी समझाऊंगा तो आई थिंक समझ में आ जाएगा। तो जब हम वही रंगमंच करते थे, नाटक करते थे ना, तो उसमें मैं कभी लीड रोल नहीं करता था जानबूझ के। मैं लीड रोल लेता ही नहीं था। मैं कहता था, मान लीजिए हमारे 20 लोगों का ग्रुप है, थिएटर ग्रुप, जिसमें से एक नाटक हमने किया जिसमें 30 लोग की ज़रूरत है, 30 किरदार हैं। तो मैं कोशिश करता था कि मैं वो रोल लूँ जिसमें मुझे 5 बार अलग अलग वेशभूषा में, अलग अलग भाषा में, अलग अलग आवाज़ बना के स्टेज पे आने का मौका मिले। तो मैंने एक किरदार किया, 5 मिनट तक स्टेज पे हूँ, भाग के गया, मैंने विग लगाई, मैंने मुंह में कुछ लगाया, मैंने कुर्ते की जगह अभी बोरा पहन लिया और तुरंत स्टेज पे आ गया। तो मुझे उसके बाद जब लोग आके कहते थे कि अरे आप एक ही नाटक में 5 बार अलग किरदार बन के आए, अलग आवाज़ थी आपकी, आप अलग लग रहे थे, हम पहचान ही नहीं पाए, तो आई थिंक वो मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट होता था। तो मेरा वही प्यार था कि यार मैं एक नाटक में 5 रोल करूँ। तो आई थिंक रंगमंच से वो आदत पड़ गई, आवाज़ चेंज करने की, मॉड्यूलेट करने की, किरदार अलग करने की। तो आई थिंक रंगमंच ने बहुत हेल्प की है यार, आप जो सब पूछ रहे हैं वो उसका करने में। हेलो सर, मेरा नाम देव है। नमस्कार। आप बद्री सर के साथ आपकी कैसी बॉन्डिंग है, आप थोड़ा वो बता दीजिए हमें। ये मेरा भी सवाल था। बद्री को मैं भी बहुत पसंद करता हूँ। तो यार मैं एक्चुअली बद्री के साथ मेरा एक जोक चलता है। मैं उसे कहता हूँ कि तू मेरी लाइफ का जॉनी लीवर है, ठीक है। फिर वो कहता है कि अबे तू जॉनी, अगर तू मेरे को जॉनी लीवर कह रहा है तो अपने आप को शाहरुख खान समझते हो क्या? तो मैं बोला हाँ भाई, ऐसा नहीं है। तो वो शाहरुख और जॉनी लीवर की जो केमिस्ट्री थी ना, मैं उसे मजाक में बोलता हूँ तो वो बुरा मान जाता है कि आप कहीं के शाहरुख खान थोड़ी हो। तो यार बद्री आई थिंक मतलब एक को एक्टर से बढ़ के कुछ चीज़ें होती हैं, और एक आपके साथ एक केमिस्ट्री हो जाती है उस बंदे के साथ। तो आई थिंक बद्री के साथ मेरा वो है, बद्री और हम एक दूसरे की एक्टिंग की कमज़ोरियाँ और अच्छाइयाँ दोनों समझते हैं। तो और हम लोग क्रिटिक भी हैं एक दूसरे के बहुत बड़े, वो मेरी बुराइयाँ करता है, मैं उसकी बुराइयाँ करता हूँ उसके एक्टिंग की। तो आई थिंक वो निंदक नीरे राखी वाला जो है ना, कि आपने हमेशा निंदक को पास रखना चाहिए। तो हम दोनों इसलिए आज से पास रहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के बड़े निंदक हैं। समाज में क्या होता है कि लोग आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं और आपके सामने आपकी बड़ाई करते हैं।
तो बद्री के साथ उल्टा है, बद्री मेरे सामने मेरी बुराई करता है, पीठ पीछे मेरी बड़ाई करता है। सेम मैं उसके साथ करता हूँ। तो सच्चा दोस्त यही होता है यार, जो पीठ पीछे आपकी बड़ाई करे और आपके सामने आपकी बुराई। अगला सवाल। सर मेरा नाम तशरीउल हुआ। जी जी। मैं चंपारण से हूँ। आप सर रवीश कुमार के मतलब बहुत सारे उन पे शो करते हैं, तो आप सर चंपारण कब आ रहे हैं उनके गांव रवीश कुमार के? जिस दिन चंपारण का चिकन और मटन खिला दोगे आ जाएंगे। सर जी। यूपीएससी एस्पिरेंट्स में आपका जो किरदार था, जैसे आप नॉर्मल कॉमेडी करते हैं और उसके अंदर जो अभिलाष के साथ आपका जो बाद में मतलब नोक झोंक हो जाती है, वो कुछ गलत सोचते हैं, तो उसके अंदर आपका कैरेक्टर बिल्कुल थोड़ा अलग है, जो थोड़ा उदास है, जो थोड़ा कुछ अपने दोस्त से कुछ बोलना चाहता है। उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और वहाँ उस सीरीज़ का कोई ऐसा किस्सा जो आपको आज भी बहुत मतलब हंसाता है? ऐसा है कि एस्पिरेंट आप जो ने कहा उसमें वही है कि यार हमारा वो काम होता है। मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि मैंने सीरियस रोल किए थे पहले। ऐसा नहीं था कि रंगमंच में कर रहा था, चीज़ें कर रहा था, बट यार टीवीएफ में आए तो वहाँ मोस्टली स्पूफ बन रहा था, कॉमेडी हो रही थी, तो उसी में रम गए उस वक्त। और एस्पिरेंट मिलना बहुत बड़ी चीज़ थी, तो उसकी अपॉर्चुनिटी मिली। और फ़नी किस्सा एस्पिरेंट का ये है कि यार बड़ी ये मतलब मुझे बोलना चाहिए कि पता नहीं, बट हाँ ये तो गलती हो ही जाती है कि मैं एसिम्टोमेटिक था उस टाइम। मुझे दिल्ली में कोरोना हो गया और मुझे कोई सिम्टम नहीं थे। एक हल्की सर्दी थी और दिल्ली की ठंड थी जनवरी की, तो मुझे लगा यार ठंड होगी, और ठंड में सर्दी तो हो ही जाती है दिल्ली में। तो मैं एसिम्टोमेटिक था और आई थिंक मैंने सेट पे कई लोगों को कोरोना दे दिया। और लोग कह रहे थे कि यार क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। मुझे नहीं, सिर दर्द है यार बस, मतलब बुखार आ नहीं रही है, वीकनेस हो नहीं रही है, तो कोरोना तो नहीं होगा। तो उसके बाद फिर मेरी वजह से 15 दिन शूट रुक गया, क्योंकि सारे सब जाके क्वारंटीन हो गए, मैं भी क्वारंटीन हो गया। तो फ़नी ये था कि मैं एसिम्टोमेटिक था, और जब जिनको मैंने कोरोना दिया वो सारे उनको सिम्टम्स आ गए। तो सबने मुझे ही कोसा कि तुम्हारी वजह से आया है, बट मैं क्या करता है यार, मतलब मुझे पता नहीं चला। तो आपने शुभांकित से अपने हिस्से के सवाल किए। अगर किसी को शुभांकित का कुछ डायलॉग सुनना हो तो वो पूछ ले चलते चलते, क्योंकि फिर ये निकल जाएंगे। सर आपने गुरी का रोल एस्पिरेंट में किया, तो मतलब एक बार तो लाइफ में सब सोचते हैं कि यूपीएससी का सीरियस अटेम्प्ट एक बार दे ले, तो आपने कभी सोचा नहीं कि यूपीएससी का दिया जाए अटेम्प्ट? सच बताऊं तो नहीं, क्योंकि मैं पढ़ने में इतना अच्छा था ही नहीं कभी कि मेरे को कॉन्फिडेंस आए। तो मुझे कभी कॉन्फिडेंस ही नहीं आया कि मैं यूपीएससी निकाल पाऊंगा, क्योंकि मैं पढ़ाई में अच्छा भी नहीं था और पढ़ता भी नहीं था। तो आई थिंक वही एक रीज़न था यार। तो मैंने कभी कोशिश नहीं की। मैंने देखा था मेरे दोनों माता पिता पीएचडी हैं, मेरे पिताजी सरकारी अफसर हैं, बट मैंने कभी खुद कोशिश की नहीं। ठीक है, तो शुभांकित आपने इतना वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आप चलते अरे इतने सस्ते में शुक्रिया नहीं होता है पांडे जी। विधायक जी को अभी शऊर नहीं आया पूरा। शिवांकित, आप लल्लन टॉप परिवार का हिस्सा हैं। आपने हमारे कहे का मान रखा, वक्त निकाला। आपके लाखों चाहने वाले हैं, जिसमें मैं भी हूं, हमारी टीम के मेंबर भी हैं। एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी दैट यू आर पार्ट ऑफ लल्लन टॉप अड्डा। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।